Find the acceleration of block. Find the acceleration of block if A में mu1 greater than mu2 or B mu1 less than mu2. इसका अच्छा, आप लोग वैल्यू मत पुट कीजिएगा शुरू में। वैल्यू आप लोग इनिशियली कोई पुट नहीं करेंगे। आंसर निकालने के बाद वैल्यू पुट होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इफ mu1 ग्रेटर देन mu2 और सेकेंड में है mu1 लेस देन mu2। एक्सेलरेशन क्या होता है? डाउन द इंक्लाइन प्लेन, आपको पता होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर म्यू अधिक होगा तो ये अधिक होगा, ये अधिक होगा तो एज ए होल क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। मतलब म्यू ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन कम होगा इफ म्यू लार्ज होगा। तो यहां पे म्यू1 लार्ज है तो A1 क्या होगा? A1 कम होगा कि ज्यादा? A1 कम होगा ना। एज mu1 ग्रेटर देन mu2, mu1 ज्यादा है तो A1 कम होगा। अब देखिए A1 कम होगा, इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो क्या दोनों साथ साथ मूव करेगा कि अलग अलग मूव करेगा? ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेगा। तो लिखो इन दिस केस बोथ ब्लॉक मूव सेपरेटली, मूव सेपरेटली। मतलब सेपरेटली मतलब कांटेक्ट फोर्स क्या होगा दोनों ब्लॉक के बीच? दोनों ब्लॉक के बीच कांटेक्ट फोर्स होगा, क्या कि अलग अलग मूव कर रहा है। तो जब सेपरेटली मूव करेगा तो A1 कितना
A1 का कितना होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू1 कॉस थीटा, और A2 इक्वल टू क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू2 कॉस थीटा। ये हो जाएगा A1 A2 का एक्सेलरेशन। बी में क्या है, म्यू1 लेस देन म्यू2, म्यू2 बड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। नोट कर लिया आप लोग। ये बी है, म्यू2 बड़ा है तो एक्सेलरेशन A2 क्या होगा, कम होगा। म्यू अधिक होगा तो म्यू A कम होगा। तो यहाँ पे म्यू कम है तो एक्सेलरेशन, तो A1 ग्रेटर देन A2। इस केस में क्या होगा, देखो हम 1 किसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं 1, इसको कह रहे हैं 2, तो 1 का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, अलग अलग मूव करेगा कि साथ साथ मूव करेगा, इसको ये प्रेस करेगा, नहीं, फर्स्ट ब्लॉक बिगर को प्रेस करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इन दिस केस both block moves together, with common acceleration, with साथ साथ मूव करेगा तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा ना, with common acceleration, that is A1 equal to A2 equal to A, कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। आज ये नहीं है, क्या नाम है, दिव्या एग्जाम, आप लोग लिख लिए यहां तक, अब आइए, यहां तक लिख लिए, अब आइए, तो यहां पे तो कांटेक्ट फोर्स होगा, लिखेंगे हियर कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स इज नॉट इक्वल टू 0, लिखेंगे एक दूसरे को प्रेस कर रहा है ना, तो हियर कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स नॉट इक्वल टू 0, यहां पे कांटेक्ट फोर्स होगा। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, आप देखो यहां पे दोनों ब्लॉक को अलग अलग दिखाएंगे हम, दोनों ब्लॉक है साथ साथ मूव कर रहा है लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में अलग अलग हम दिखा रहे हैं। ये ब्लॉक किसको क्या किधर प्रेस करेगा, किधर करेगा प्रेस, स्मॉलर ब्लॉक बिगर को किधर प्रेस करेगा, कहाँ हो दे रहा है, ये इसका एक्सेलरेशन अधिक है तो ये इसको प्रेस करेगा, तो इसको प्रेस किया P से, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये इसको प्रेस करेगा ऊपर। अब देखो इधर होगा mg साइन थीटा, इधर होगा mg कॉस थीटा, हम mg को रिजॉल्व करके लिख रहे हैं, इधर लगेगा N2 और इधर लगेगा फ्रिक्शन का फोर्स Fk2, इधर mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, ये हो गया N1, इसको ये इधर फ्रिक्शन लगेगा Fk1। एक काम करो,
इसको M1 कर दो और इसको M2 कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको M1, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, तो ये M2 हो गया, ये M2 हो गया, ये M1 हो गया, ये M1 हो गया। तो हम जिधर ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, नीचे ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ए है। तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए M1 नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये हो गया M1A, ये M1 जी साइन थीटा माइनस P माइनस FK1, कहना होगा ए के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव, ए के अपोजिट जो होगा वो नेगेटिव। अब 2 का लिखेंगे M2A, ए के डायरेक्शन में ये है प्लस होगा, इसको M2G साइन थीटा लिखते हैं। P, ये ए के डायरेक्शन में है प्लस P, और FK है अपोजिट माइनस FK2। ये फर्स्ट का M1 के लिए, ये M2 के लिए, दोनों को ऐड कर देते हैं, P कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे G साइन थीटा है, कॉमन ले लेते हैं, M1 M2 G साइन थीटा माइनस FK1 प्लस FK2 होगा। FK1 को क्या लिखेंगे, μ1 N1, N1 क्या हो जाएगा, M1G cos थीटा। FK2 कितना होगा, μ2 N2, यहाँ μ1 होगा, N2 कितना होगा, M2G cos थीटा, लेना होगा। सना तुम नहीं बोल रही हो, क्या हुआ, बोलो। तुम्हारे दिमाग में ये क्यों आ रहा है जो फ्रिक्शन हमने पढ़ा है? हाँ, FK इक्वल टू होता क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन नहीं जानती हो, इतना नहीं पढ़ी हो। तो यहाँ पे N1 जो है M1G cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, तो FK1 इक्वल टू हुआ μ1 N1, और N1 के जगह पे क्या लिखे हैं, M1G cos थीटा। FK2 ये हुआ μ2 N2, और N2 के जगह पे क्या लिखे हैं, M2G cos थीटा। इस दोनों को ऐड करोगे तो G cos थीटा तो कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया μ1 M1 प्लस μ2 M2, और G cos थीटा को कॉमन ले लिया। यहाँ पे ऐड करके देखो, μ1 M1 प्लस μ2 M2, और ब्रैकेट में G cos थीटा नहीं आएगा। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। अब हम M1 प्लस M2 को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया G साइन थीटा माइनस μ1 M1 प्लस μ2 M2 बाय M1 प्लस M2 G cos थीटा।
लिख लिया आप लोग। ये बताइए इस टर्म का यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस है और कोई बोले नहीं, आप लोग बोले नहीं। म्यू यूनिटलेस है, ऊपर में मास, यहाँ पर भी ऊपर में मास हुआ, नीचे में भी मास हुआ, मास मास जी के जी कैंसिल हो जाएगा, यूनिटलेस। मतलब ये क्वांटिटी को इफेक्टिव म्यू कहते हैं, इफेक्टिव म्यू, जिसको हम म्यू डैश से डिनोट कर रहे हैं। अब आइए, तो इसका हो गया एक्सेलरेशन, जी दोनों में है, हम जी को कॉमन ले रहे हैं। ये हो गया साइन थीटा माइनस म्यू डैश कॉस थीटा। ये कॉमन एक्सेलरेशन होगा, वेयर म्यू डैश क्या है, ये आपको याद रहना चाहिए, μ1 m1 प्लस μ2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला तो याद ही रहेगा, नहीं याद रहेगा? ये तो जनरल फॉर्मूला है। लेकिन जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा तो उस केस में म्यू इफेक्टिव आ जाएगा। जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा तो उस समय म्यू, यहाँ म्यू नहीं लिख करके म्यू इफेक्टिव लिखेंगे, और म्यू इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, μ1 m1 प्लस μ2 m2 बाय m1 प्लस m2। ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 18 बनाओगे तो ये तुमको मिलेगा। एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, यहाँ उसमें देखो मैं डाटा दे रहा हूँ। अब m1 है 2 kg, m2 है 4 kg। हाँ, μ1 है, ये जिस केस में ये है μ1 कम है और μ2 ज़्यादा है, तो μ1 कम है तो एक्सेलरेशन इसका ज़्यादा होगा, तो यही वो केस है। और थीटा इक्वल टू ले लो 30 डिग्री। ये डाटा लोगे, जी का वैल्यू मान लो 10 ले लेते हैं, ये कौन सा केस हुआ, बी वाला केस है ये, जिसमें μ1 लेस देन μ2 है। तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो ये आपको इजीली याद रह सकता है, अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहा है तो म्यू नहीं लेकर के म्यू इफेक्टिव लेना है, और म्यू इफेक्टिव का वैल्यू ये होता है। इसको याद रखना जरूरी है, ये याद नहीं रहेगा तो पूरा सॉल्व करना होगा। एनसीईआरटी है किसी के पास? एनसीईआरटी निकालो। देखो एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अब तो हटा दिया है। ये बड़ा सा ट्रक है, इसमें 12 जो है व्हील्स लगे हुए हैं, हम 2 ही दिखाए हैं। हाँ, इस पे एक ब्लॉक है, इसका मास m है। बॉक्स का मास है 40 kg। ये डिस्टेंस L जो है ये है 5 मीटर। L क्या है, मतलब ये है, यहाँ से इस ब्लॉक का डिस्टेंस L है वो 5 मीटर।
इसके एंड से, ट्रक के एंड से है वो ब्लॉक का डिस्टेंस 5 मीटर। म्यू दिया हुआ है 0.15। कार का एक्सेलरेशन है, ट्रक का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिगर बनाइए। बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फिगर बना लिए आप लोग, लिखिएगा आप। लिखेंगे एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, at what distance from the starting point does the box fall off the truck? Does the box fall off the truck? Question mark. Ignore the size of the box. Ignore the size of the box. मतलब इसको पॉइंट मास ट्रीट करना है। Ignore the size of the box. अब देखिए यहाँ पे इस पे सूडो फोर्स लगेगा। अगर हमारा ऑब्जर्वर, मैं अपने ऑब्जर्वर को इस पे रख दूं तो ब्लॉक पे क्या लगेगा? सूडो फोर्स किधर लगेगा? एक्सेलरेशन के अपोजिट सूडो फोर्स इधर लगेगा और इधर क्या लगेगा? एफएस मैक्स। पहले देख लें सूडो फोर्स का वैल्यू कितना हो रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन 40 इंटू 2 80 न्यूटन, और एफएस मैक्स कितना होगा, म्यू एस इंटू एन, एन इक्वल टू एम जी होगा। तो ये हो गया 15/100, एम है 40 और जी है 10, तो ये हो गया 60 न्यूटन। तो क्या होगा, मोशन होगा या नहीं होगा? एफएस मैक्स से ज्यादा है सूडो फोर्स, तो आप लिखेंगे हियर सूडो फोर्स इज ग्रेटर देन एफएस मैक्स। Therefore, block will move with some acceleration relative to truck. ब्लॉक मूव करेगा, तो अब देखो किधर मूव करेगा, तो ट्रक के रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन हम मान रहे हैं लेफ्ट की तरफ ए डैश, नहीं तो लेफ्ट, ये एक्सेलरेशन लेफ्ट है तो लेफ्ट वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, राइट वाले फोर्स को नेगेटिव। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इधर कौन सा फोर्स है, एम ए, और उधर कौन सा, यहां पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। एक्चुअली म्यू एस और म्यू के नहीं दिया हुआ है, अगर म्यू के दिया रहता तब तो म्यू के लेते, लेकिन यहाँ पे म्यू के को एक ही वैल्यू है तो वही लेना होगा, लाचारी है। तो एफ के का वैल्यू वही लेंगे जो एफ एस मैक्स का है, तो ये 2 हुआ, सॉरी, तो ये हो गया 40 या ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस एफ के बाय एम। ए है 2, एफ के कितना निकला है 60/40।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2, तो 1/2 हुआ। ए डैश क्या है बताइए तो, ए डैश क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। ये ए डैश जो है ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिलेटिव टू ट्रक, रिलेटिव टू ट्रक। ट्रक के रिलेटिव किस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है, निकालना क्या है आपको। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक। तो यहां से जब ये 5 मीटर मूव करेगा तो गिरेगा किस 5 मीटर किसके रिलेटिव, ये ट्रक के रिलेटिव। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये होगा हाफ ए डैश टी स्क्वायर, क्या कि ट्रक के रिलेटिव कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है वो 5 मीटर यानी एल। तो इतने टाइम में ये ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ट्रक ये तो निकालना पड़ेगा ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक यू तो 0 है, ट्रक का एक्सेलरेशन क्या है, ए है टी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ, ए हो गया 2 और टी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 20, टी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। तो जब ट्रक 20 मीटर जाएगा तब ये बॉक्स जो है इस ट्रक से गिरेगा। समझ में आई, समझ में आई। ये दो तरह से पूछ सकता है, जो कितने टाइम में ये बॉक्स ट्रक से फॉल कर जाएगा, तो कितना होगा √20 सेकेंड, ये कितना होगा √20 सेकेंड में बॉक्स फॉल हो जाएगा। तो कहता है जब बॉक्स फॉल होगा इस √20 सेकेंड में ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन किसका लेंगे, ट्रक का लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। काइनेमैटिक्स पर आ चुके हैं, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हो चुका है, लिखेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। लिखेंगे डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स में क्या अंतर है। ठीक है, अच्छी बात है, आप बताओ, तुम बताओ, तुम सना बताओ, तुम्हारा आकाश में क्या चल रहा है अभी, रोटे तो फ्रिक्शन तो पड़ चुकी है, सर्कुलर मोशन भी हो गया होगा। हाँ, डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स में क्या अंतर है। डायनामिक्स में हम लोग फोर्स से स्टार्ट करते हैं, काइनेमैटिक्स के अंदर फोर्स की चर्चा नहीं होती है। डायनामिक्स जहाँ से शुरू होता है वहाँ से फोर्स की डिस्कशन, फोर्स का डिस्कशन कहाँ से प्रारंभ होता है, डायनामिक्स से। मतलब मोशन क्यों हो रहा है,
इसका आंसर काइनेमेटिक्स नहीं देता है, इसका आंसर देता है डायनामिक्स। काहे कि हमको पता है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो वो एक्सेलरेट होगा, है ना। या दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो उस पर एक फोर्स लग रहा हो, ताकि फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेट होगा नहीं। तो जरा देखो, अगर मान लिया जाए एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये सेंटर है, ये आर, ये पार्टिकल है, इसका मास m है और v वेलोसिटी है। स्पीड किसको कहते हैं हम लोग? स्पीड कहते हैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को। सिंपली वेलोसिटी किसको कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसको कहेंगे क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बताओ, ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, सना एक्सेलरेटेड होगा या नहीं? क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब यहां स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ, वेलोसिटी जो है नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है जीरो नहीं होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अच्छा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड सेंटर। ये हम लोग एक्सप्रेशन भी निकाल चुके हैं, v²/r। तो जब स्पीड चेंज नहीं कर रहा हो तो उस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होता है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है और वो होता है v²/r या ω²r या ω/v। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है? कांस्टेंट। फीवर है क्या? नहीं ना। तो हमको ये पता है ऑलरेडी, वी हैव नोन दिस थिंग दैट when a particle is moving on a circular path with constant speed, it has accelerated. The motion will be accelerated motion due to change in the direction of velocity vector. वेलोसिटी वेक्टर में के डायरेक्शन में चेंज होता है, जिसके चलते एक्सेलरेशन होता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से, अगर एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ है या जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या होगा? उस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स लग ही रहा होगा। बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। और फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का होता है, या जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स एक लग रहा होगा पार्टिकल पे। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो एक कॉमन नेम है, जैसे लड़का एक कॉमन नेम। हाँ, लेकिन नाम अलग होगा, ये नहीं
मैंने बॉयज के लिए, बॉयज एक कॉमन नेम है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसी तरह से कॉमन नेम है, लेकिन उस फोर्स का नाम जरूर होगा, उस बॉयज का नाम जरूर होगा, उसी तरह से उस सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम होगा, वो डिफरेंट केस में डिफरेंट होगा। अगर मान लो एक रोप में हम एक स्टोन बांध दिए, यहाँ रोटेट करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा होगा? टेंशन फोर्स कोई ना कोई रियल फोर्स लगाता है, क्योंकि सेंटर के तरफ नाम है, के तरफ एक डायरेक्शन है, तो हम उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे अच्छा मान लो अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रहा है, तो सन अपने खींचता है सेंटर के तरफ, तो यहाँ पर भी फोर्स लगता है। वो कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। सब सेंट्रीपिटल फोर्स ये डिफरेंट केस में डिफरेंट होता है। डिफरेंट केस में ये नहीं आंख बंद करके सेंट्रीपिटल फोर्स अगर बोल देंगे आप, कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई किसी ने बोल दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो एक्चुअली में फोर्स का नाम नहीं बोल रहा है, जनरल बोल रहा है, बॉयज है ये। कौन सा बॉयज है ये नहीं बता रहा है, ये बताना जरूरी है। तो आप लिखेंगे when a particle moves with constant speed, when a particle moves with constant speed, in a circular path, then the motion is said to be uniform circular motion. And it is accelerated motion which acts always towards the center. Here the acceleration is variable. Here the acceleration and velocity, दोनों लिखो. Here the acceleration and velocity is variable, but its magnitude is constant. The magnitude of acceleration towards the center is equal to v square by r और या ओमेगा स्क्वायर r. But ये क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है जरा बताना? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी नहीं होता है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है. और एक चीज देखो, आप लोगों को बता चुके हैं AT इक्वल टू अल्फा आर होता है, काइनेमेटिक्स में ही बता चुके हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. तो यहां से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो अल्फा भी क्या होगा?
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये फोर्स तो सेंटर की तरफ लग रहा है एक्सेलरेशन, इधर एक्सेलरेशन टेंजेंट के डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। तो अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो देयर मस्ट बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर। तो लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, from Newton's second law, ऐसे हाँ लिखेंगे from Newton's second law there must be, from Newton's second law there must be a force acting towards its center, acting towards its center, commonly known as centripetal force. हाँ तो लिखेंगे फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स होगा जो फोर्स इस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या है? फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड द, एक्सेलरेशन क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसको, इस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखोगे दिस फोर्स इज नीडेड, this force is needed to keep the particle, this force is needed to keep the particle moving in a circle with constant speed. With constant speed. नोट में लिखिए। लिखेंगे नोट में लिखिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स is just a name which acting towards the center, which acting towards the center, but this force is provided by,
some external source provided by some external force as tension, gravitational force, frictional force, electrostatic force, magnetic force, etc. नॉर्मल भी लिख सकते हैं, नॉर्मल फोर्स। अब जैसे देखो एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो अंतर क्या हुआ जरा सुन लीजिए। जैसे कोई फोर्स सेंटर के तरफ लग रहा होगा तो उसको तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह ही सकते हैं। किसी भी लड़के को बॉयज कह सकते हैं, लेकिन उसका तो नाम होगा ना। तो हमको बॉयज नहीं कहना है, उसका नेम कहना है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं कहना है, उसका नेम कहना है। और वो कौन लगाता है? एक्सटर्नल सोर्स। जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये वर्टिकल मत समझिए। कैसा सर्कल है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये मत समझिए जो वर्टिकल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ये रोप है, ये स्टोन है, हाँ, और ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसका रेडियस r है। खैर हमको रेडियस से मतलब नहीं। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है? रोप होगा तो रोप तो टाइट होगा ना, तो टेंशन होगा। टेंशन किधर होगा? बॉडी पे किधर लगेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर या टुवर्ड्स द सेंटर कहोगे तो यहाँ पे लिखिएगा इसकी वेलोसिटी भी है, तो आप लिखेंगे हियर टेंशन अभी तक फिगर भी नहीं बनाई थी तुम? कर क्या रहे थे? हम लिख रहे थे क्या? सुन रहे थे? ओके, जब हम चुप हो जाएंगे तो तुम लिखोगी। तब लिखेंगे हियर सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by the tension in the rope. उसी को आगे कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अर्थ जो है, इसका सन का मास m है और इसका मास स्मॉल m है। तो यहाँ पे सेंटर के तरफ कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। सन जो है अर्थ पे फोर्स लगाता है। सन अर्थ को अपने तरफ खींचता है जिस फोर्स से, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लिखेंगे here gravitational force provide the necessary centripetal force. ये जो है
एफ जी है ग्रेविटेशनल फोर्स, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और दिस इक्वल टू क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स GMM बाय, और यही होगा, ये फोर्स हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन, ये ना होगा, ये फोर्स है मास, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर आर, ये क्या है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को V स्क्वायर बाय आर लिखते हैं या ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं। जैसे देखो ये हॉलो स्फीयर है, इसके आधा पोर्शन को उड़ा देते हैं, ये हॉलो हेमीस्फीयर हो गया। इसमें एक बॉल जो है ये इसका सेंटर है, ये बॉल जो है इधर मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ हुआ नहीं हुआ, इसका मास m है, तो और इसका रेडियस मान लो, इसका रेडियस r है, इसको हम पॉइंट मास मान रहे हैं, मतलब तो यहाँ पे सेंटर के तरफ कौन फोर्स लगा रहा है, ये इधर से इधर जाएगा फिर इधर से इधर आएगा, ऐसे ऑसिलेटरी मोशन होता है। इस बॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशन, ग्रेविटी तो नीचे लगेगा mg, और कौन फोर्स लगेगा कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा। तो सेंटर के तरफ नेट फोर्स कितना हुआ, सेंटर के तरफ नेट फोर्स, अरे भाई ये तो एक्सिलरेट कर रहा है तो n इक्वल टू mg कैसे कर रहे हो, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, तो सेंटर के तरफ एक्सिलरेशन नहीं होगा क्या, नेट फोर्स सेंटर के तरफ लग रहा है। अच्छा श्रेया, इधर लग रहा है 2 न्यूटन और इधर लग रहा है 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स किधर होगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, हाँ n माइनस mg। तो इतना देर से क्या कर रहे थे, इतना देर से सोच रहे थे, ऐसे किसी बॉल को अगर इस तरह से रिलीज किया जाएगा तो इस ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या हुआ, देखो जरा सा, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है, n माइनस mg इक्वल टू, ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स, n माइनस mg क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर, और कैपिटल आर लिए हो तो कैपिटल आर दो। सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा ना सेंटर के टुवर्ड द सेंटर, कि नहीं होगा, तो वो एक्सेलरेशन तो कोई प्रोवाइड करेगा ना,
तो यहां पे N माइनस mg प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, समझे? अब देखो यहां ये पेंडुलम है, यहां तक गया, यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब ये भी ऑसिलेट कर रहा है। यहां पर भी वेलोसिटी 0 है, यहां पर भी वेलोसिटी 0 है। यहां पे जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होता है? मीन पोजीशन पे। ये है मीन पोजीशन। अब बताओ जब वो एंगल थीटा एंगल पे है, अब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब वो एंगल थीटा बना रहा है, इसका मास m है, तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? एक mg लगेगा और एक टेंशन लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुआ बताओ? T माइनस mg cos थीटा। ये थीटा है, इधर mg का कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो इधर होगा mg। अगर ये फोर्स अधिक होता तब तो रोप ही ब्रेक कर जाता। T है बड़ा, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या हुआ? T माइनस नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ये हुआ T माइनस mg cos थीटा, और दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय l। अगर इसका लेंथ l है और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v है, तो ये हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ में आई? तो कहने का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करता है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखो, ये कोई सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है, और एक मान लो बाइक जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। मान लो यहां पे आया, यह हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है। कैसा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। ये r है, इसका मास m है। तो अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा हो, वो कौन सेंटर की तरफ यहाँ पे कौन फोर्स लगा रहा है? जैसे ये बाइक है या कार है, रोड पे चल रहा है, mg तो नीचे लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा। नॉर्मल फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। सेंटर इधर है, सेंटर ये है, तो सेंटर के तरफ कौन फोर्स लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा रोड में तो हम टर्न लेंगे तो स्किड कर जाएंगे। फ्रिक्शन ही स्किड करने से हमको बचाता है। आप देखते होंगे जहाँ पे स्लिपरी होता है वहाँ पे हम स्किड कर जाते हैं। क्यों? वहाँ फ्रिक्शन कम है। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक या काइनेटिक? है? यहाँ पे काइनेटिक नहीं लगता है। क्यों स्टैटिक लगता है? एक मिनट देखिए, जब प्योर रोलिंग होता है, पहली बात तो ये बताइए, हम जो मूव करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन? तुम बोलो।
तुम सना बोलो, हम जब वॉक करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन? लक्की, स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक। तुम कृतज्ञ क्या है? कृतांश। हाँ बोलो। हाँ तुम बोलो। जब हम लोग मूव करते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? क्या है कि हमारे और शूज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। एक पैर उठाए, एक कोई मोशन हो रहा है, फिर यहाँ पे रख के कोई मोशन हो रहा है, यहाँ रख के कोई मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। उसी तरह से अगर कोई व्हील है, हाँ, और ये मूव कर रहा है, ये प्योर रोलिंग होता है। प्योर रोलिंग किसको कहते हैं? जो व्हील का पॉइंट रोड के कांटेक्ट में होता है, उसकी पॉइंट की वेलोसिटी ऑलवेज जीरो होती है। इसकी वेलोसिटी जीरो कम नहीं होगी। आप ब्रेक मारेंगे तो स्पीड करेगा, तब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। जब आप ब्रेक लगाते हो तब जो है टायर रोड के रिलेटिव स्पीड करता है, और जब स्पीड करेगा तब जाकर के कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अभी प्योर रोलिंग में इसको कहते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, क्या कि प्योर रोलिंग में ये पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है। तो यहां पे लिखोगे आप लोग, यहां पे भी दिखा दिए हैं। लिखेंगे while a car or any vehicle when a car or any vehicle takes a horizontal circular turn, then force of static friction play the role of centripetal force. Play the role of centripetal force. अब लिखेंगे इसका फर्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे मोशन ऑफ ए कार, वहां मत लिखो, नेक्स्ट पेज में लिखो। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। Motion of a car on a horizontal circular road देखिए हम बना रहे हैं वर्टिकल प्लेन में, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ये है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्न।
वेलोसिटी यहाँ पे भी है, ये सेंटर है, ये r है, इसका मास m है। तो इस व्हीकल पे या इस कार पे आपको हम पाले, ये हॉरिजॉन्टल है तो mg किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल किधर लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड। ये mg है, ये n है, और सेंटर के तरफ ये c है। तो सेंटर के तरफ कौन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पे फ्रिक्शन लगाएगा। इधर कौन सा फोर्स लगेगा? सेंटर के तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इधर लगाएगा। ये इस कार पे ये 3 फोर्स है, तो N mg को बैलेंस कर रहा है, और Fs जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर पा रहा है। सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है। सना टिके रहो। लिखिए, सपोज ए कार ऑफ मास स्मॉल m, नहीं थ्योरी है, लिखो यार। सपोज ए कार ऑफ मास स्मॉल m is moving at a speed v in a horizontal circular arc, of radius small r. In this case, necessary centripetal force provided by the force of static friction on the car so that car maintained the circular path. देखेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, मोशन ऑफ कार। देखेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, force toward the center, net force toward the center equal to mass into acceleration toward the center. Net force toward the center equal to mass into acceleration towards the center. Net force toward the center कितना है? ये है। हम कह रहे हैं नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है, तो ये कह रहे हो। m एक्सेलरेशन होगा v²/r, इक्वेशन 1। लिखोगे एंड फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम n इक्वल टू mg। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स।
अब लिखोगे वी नो दैट एफ एस इज ऑलवेज, एक चीज समझो, एक चीज यहां से समझो, जो एफ एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर भी तुम मान लो डबल कर दिए तो फ्रिक्शन को 4 टाइम्स होगा। फ्रिक्शन अगर 4 टाइम्स नहीं हुआ तो स्किड कर जाओगे। तो वेलोसिटी तो बढ़ाना इजी है, रोड का फ्रिक्शन फिक्स्ड है, इसीलिए आप कितना स्पीड रखोगे ये कौन डिसाइड करेगा? रोड, ना कि व्हीकल। समझ रहे हो बात? आपका स्पीड क्या होगा, सेफ स्पीड, वो कौन डिसाइड करेगा? रोड, यानी फ्रिक्शन। अगर आपने 60 से 120 कर दिया और एफएस उतना है ही नहीं, एफएस मैक्स उतना है ही नहीं, तो रेडियली आउटवर्ड आप चले जाएंगे। रेडियली आउटवर्ड का मतलब ऊपर होता है। भगवान 2 ही जगह पे रहते हैं, या तो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली डाउनवर्ड, बीच में कहीं नहीं मिलता है। ये जानते हैं हम लोग फ्रिक्शन से एफ एस मैक्स कितना होता है, म्यू एस एन। एफ एस इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे और एन का वैल्यू इक्वेशन 2 से, म्यू एस एम जी। तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एस जी और रूट ओवर। तो भी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू रूट ओवर 4 गिवन म्यू एंड आर। म्यू भी दिया रहेगा, आर भी दिया रहेगा, तो भी मैक्स इतना होगा। क्या हाथ में क्या रख दिया? पेपर है क्वेश्चन मतलब आज टेस्ट आज का जो ओ हाँ हाँ, आज का जो टेस्ट हुआ, तो इसको बैग में या कॉपी के बीच में रख दो ना। अब देखो म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहीं से देखो, यहां से देखो, म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाय जी आर। जी को इधर ले आए, म्यू एस के तरफ ये साइन है तो म्यू एस के तरफ ये साइन आया, तो म्यू एस का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, म्यू एस का मिनिमम वैल्यू इक्वल टू होगा, इससे कम अगर म्यू हुआ फिर गया, 2 कंडीशन हुआ, भी का वैल्यू इससे अधिक नहीं होना चाहिए, भी का वैल्यू इससे अधिक होगा तो रेडियली आउटवर्ड भगवान के घर, और म्यू का वैल्यू इससे कम होगा तो ये भी भगवान का, ये भी विजिबल नहीं होता है, ये भी दिखता नहीं है। म्यू किसी ने देखा है, किसी ने? म्यू से मुलाकात हुई है, म्यू से मुलाकात किसी की हुई है? नहीं। कभी ना कभी मुलाकात हो जाएगी। क्या हुआ? म्यू को देखियो, 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 कब कब तो ये एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब लिखोगे, नोट में लिखोगे, नोट में लिखिए
नोट पे लिखिएगा इफ V ग्रेटर देन V मैक्स और म्यू लेस देन म्यू मिनिमम। V मैक्स क्या है, म्यू मिनिमम क्या है आपको पता है?